पुरुष और महिला दोनों का कैंसर अगर एक साथ भी गिनती करें तो भी ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है अपनी कंट्री में। 13.5% ऑफ ऑल कैंसर्स आर ओनली ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में 1/4 ऑफ विमेन विद कैंसर्स आर ओनली ब्रेस्ट कैंसर। आप ऐसे कोई 3 कारण बता सकते हैं क्या जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है ज़्यादा? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत फॉरगिविंग बीमारी है, तो जब भी पता चले प्लीज अपने आप को एक बार चेकअप करवाएं। वो हो सकता है कि कैंसर नहीं हो, पर एटलीस्ट नॉलेज इज बेटर देन हाइडिंग इट। ड्यूरिंग स्क्रीनिंग और ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन समबडी फाइंड्स अ लंप, तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए? जब लंप मिल गया है तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन? सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन रहता है कि हम किसके पास जाएं। व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग, कि अगर हम चाहें कि हमारी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हम कम कैसे कर सकते हैं? हर हेल्थ टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। पिछले कुछ सालों में मैं इस बात को यकीन के कह सकती हूँ कि आप सब किसी न किसी महिला को जानते होंगे जिसे ब्रेस्ट कैंसर है, या जिसे ब्रेस्ट कैंसर पहले था और वो अब ठीक हो चुकी है। आज ब्रेस्ट कैंसर के सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नीति कृष्णा रायजादा हमारे साथ हैं। दीदी, वेलकम टू द शो। थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर नीति की पहचान बहुत सारी हैं। वो सीनियर डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल बैंगलोर में, और वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हिमेटो ऑन्कोलॉजी को हेड करती हैं। इसके साथ ही वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हैं अपने एमबीबीएस डेज में, और मेरी सीनियर भी रही हैं। और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो वो हम सबकी आइडियल होती थी, जिनको देख के हम इंस्पायर होते थे और पढ़ाई करते थे। तो आज बहुत सालों के अंतराल के बाद मैं उनसे मिल रही हूँ, तो वापस ऐसा ही लग रहा है कि हमारे कॉलेज के दिन वापस आ गए हैं। और आप वैसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जैसे कॉलेज के समय थे, वैसे ही अपने काम से आज तक भी हैं। आप भी। दीदी, ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है सोसाइटी में, क्या आंकड़े हैं? व्हाट आर द नंबर्स लाइक? सो हम अगर दोनों जेंडर पुरुष और महिला दोनों का कैंसर अगर एक साथ भी गिनती करें तो भी ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है अपनी कंट्री में। 13.5% ऑफ ऑल कैंसर्स आर ओनली ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में 1/4 ऑफ विमेन विद कैंसर्स आर ओनली ब्रेस्ट कैंसर। 26% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर। और बैंगलोर को ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल बोलते हैं। एक्चुअली सिटीज में अर्बन एरिया में ये ज्यादा है। पहले सर्विक्स कैंसर वाज द मोस्ट कॉमन कैंसर, पर अभी इट हैज बीन टोटली रिप्लेस्ड बाय ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम आंकड़े देखें मुंबई के, भोपाल के, दिल्ली के, कैलकाटा के, चेन्नई के एंड ऑफ कोर्स बैंगलोर के, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। इंडिया में अगर हम ओवरऑल डायनेमिक्स देखें तो 1 in 22 विमेन कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर। पर अगर बस शहरों में देखें, टियर 1 सिटी में देखें, तो 1 in 16 विमेन कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नंबर्स हैं वो इतने एक्यूरेट भी नहीं है। जो हमारे पास नंबर्स हैं वो ज़्यादातर अननोटिस जाते हैं। काफ़ी महिलाएं मतलब जिनको कैंसर होता है कभी हॉस्पिटल ही नहीं आती, तो ये हॉस्पिटल रिकॉर्डेड नंबर्स हैं। तो बट एक्चुअल 1 नंबर in कैन बी मच 16 लार्जर। is a very very huge ह्यूज number. नंबर, यस। So what can we, is it that more cancer is being reported, or do you think over the last 15 years actually ज्यादा हो रहा है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दोनों चीज़ें ट्रू हैं। एक तो अवेयरनेस, ये हमारे टॉक्स या फिर जनरली हेल्थ कम्युनिटी इज बिकमिंग मोर अवेयर, एजुकेशन ज़्यादा बढ़ गई है। तो अवेयरनेस के कारण भी लोग अस्पताल में ज़्यादा जाते हैं और Right. कैंसर का नंबर ज़्यादा रिपोर्ट होता है। पर दूसरी चीज़ है कि हमारी लाइफ स्पैन बढ़ रही है। भारतीयों की जो ओवरऑल एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन थी 1947 में, वो 2000 में डिफरेंट है और 2024 में डिफरेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज क्या है कैंसर का? वो है एज। तो एज योर एज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीजेस, तो नंबर भी बढ़ रहे हैं। फिर तीसरी चीज है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल। हमारा डाइट चेंज हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण नंबर भी ऐड हो रहा है। So what can actually women do to diagnose it early?
what are the ways in which you can find out whether you have breast cancer? Because obviously probably the earlier you diagnose it, जितना जल्दी diagnose होगा शायद एब्सोल्युटली। उतना ज्यादा ट्रीटमेंट तो अच्छा होगा। ये सबसे अहम क्वेश्चन है हम सबके लिए। ये पहली बात तो अवेयरनेस, नो अबाउट इट, रीड अबाउट इट, टॉक अबाउट इट। ये कोई कंटेजियस डिजीज नहीं है, कोई छूत की बीमारी हम्म। नहीं है कि जो आप दूसरों को नहीं बता सकते, कोई किस से नहीं होती, कोई आपको आपके थाली से खाना खाने से नहीं होती। तो टॉक अबाउट इट। हो सकता है दो चीजें हो, आपको रास्ता सही मिल जाए ट्रीटमेंट का और दूसरे किसी को भी फायदा हो। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। और अवेयरनेस इतना इंपॉर्टेंट है कि आजकल डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं। वी हैव यंगर वुमेन, मोर एजुकेटेड वुमेन बीइंग डायग्नोस्ड। वो उसका यही ये सब टॉक का या अवेयरनेस का इट हैज हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि रिजल्ट में अर्लियर हमें पता चलता है। और अर्ली कैंसर ऑल्सो इज द क्योरेबल स्टेज। तो हमें ये जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है, पर ये ऑल्सो कॉमनेस्ट कैंसर विद द मैक्सिमम सर्वाइवर्स। तो जो मतलब आप सोच मतलब जितने लोग ट्रीट होते हैं उनमें से सर्वाइव भी सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर से करते हैं। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना बहुत ही अहम है। छोटी छोटी चीजें, ज्यादातर कोई भी तरह का कैंसर बहुत ज्यादा सिम्टम्स से नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर चेकअप कराएं। स्टार्टिंग फ्रॉम 20s अ वुमन शुड एटलीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वंस अ मंथ इज द बेसिक थिंग यू कैन डू। फ्रॉम योर 30s 6 महीने में एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट या ट्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट के पास 1 in 6 months जस्ट फॉर अ चेकअप। फ्रॉम 40 years ऑफ एज 1 to 2 years मैमोग्राम, एंड वेन एवर रिकमेंडेड उसके साथ अल्ट्रासाउंड भी करें। फिर नेक्स्ट चीज है कि आपको ये पता लगाना है आप हाई रिस्क पॉपुलेशन में तो नहीं हो, उसको बोलते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग। तो हाई रिस्क स्क्रीनिंग में उसका मतलब है कि आपकी फैमिली में कोई बहुत नियर या डियर वंस, मतलब आपके बहन भाई में, मम्मी पापा या बच्चों में किसी को कैंसर तो नहीं है। तो इनको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। सो इफ यू हैव अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद कैंसर, अपनी हिस्ट्री लेके एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, डिस्कस करें कि आपको रिस्क स्क्रीनिंग करनी है कि नहीं। तो दिस इज फर्स्ट हाई रिस्क स्क्रीनिंग। दूसरी हाई रिस्क स्क्रीनिंग है जो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट रिलेटेड। तो राइट। वी लॉट ऑफ पीपल डू कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स। नॉट जस्ट दैट, हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इम्प्लांट्स इम्प्लांट्स यूज आए करते जी। हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। तो आइडेंटिफाई करना है हाई रिस्क पॉपुलेशन क्या है। और हाई रिस्क पॉपुलेशन में हमें कुछ अलग तरह की जांचें करनी पड़ती हैं, कुछ अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वो कर सकते हैं, और काफी रिस्क रिडक्शन प्रोसीजर्स भी होते हैं जो रेगुलरली कर सकते हैं। राइट। सो इफ आई समराइज, सबसे पहला सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, या जैसा हम बताते हैं कि पीरियड्स के बाद में, बिकॉज दैट्स व्हेन ब्रेस्ट एब्सोल्युटली। इज लेस नॉड्यूलर, ब्रेस्ट। आपको अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। कुछ भी आपको अनयूजुअल लगे तो आपको डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए जाना राइट। है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारी लड़कियां घबरा के आती हैं हमारे पास कि हम्म। हमारे ब्रेस्ट में, पूरे ब्रेस्ट में गांठें फील हो रही हम्म। हैं, ट्रू। या ब्रेस्ट बिल्कुल कड़क हो गए हैं, हाँ। या वो थोड़ी पैरानॉइड हो जाती हैं इसको लेके, जी। या ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है पीरियड्स के पहले राइट। तो उन्हें लगता है ये कैंसर है। सो एब्सोल्युटली। व्हाई डज दिस हैपन? व्हाई डज द ब्रेस्ट फील नॉड्यूलर टू सम गर्ल्स? वेरी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। हमें सब फर्स्ट थिंग इज कि ज्यादातर जो गांठें होती हैं या फिर दर्द है ब्रेस्ट में, वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण नहीं है। पर कोई भी गांठ, कोई भी दर्द, कोई भी डिस्चार्ज को डेफिनेटली किसी डॉक्टर को जाके दिखाना है। ज्यादातर लड़कियां जो 15 to 30 years के एज ग्रुप में रहती हैं, उनको आम तौर पे बिनाइन नॉन कैंसरस गांठें होती हैं। जी। उनको फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं या फाइब्रोसिस्टिक चेंज कहते हैं। जी। काफी बार प्रेगनेंसी रिलेटेड मास्टाइटिस, जिसमें ब्रेस्ट स्वेलिंग या ब्रेस्ट एब्सेस भी हो सकता है। पर दूसरा पहलू ये भी है कि उसी समय प्रेगनेंसी के समय अगर एक्चुअली एक गांठ है जो कैंसर हो, उससे डायग्नोस करना भी मुश्किल होता है। तो अगर कोई भी गांठ हो, कोई भी अनयूजुअल स्वेलिंग जो आपने नोटिस की हो, ब्रेस्ट में ही नहीं अंडर आर्म्स में भी या फिर नेक एरिया में, तो प्लीज डॉक्टर को जाके दिखाएं, जिससे वो चेकअप कर सकें और रेलेवेंट है कि नहीं वो डिसाइड कर सकें। इस बात से मुझे याद आया, मेरे एक अपने ही कॉलेज के जूनियर हैं, वो पैथोलॉजिस्ट हैं और ऑन्कोपैथोलॉजी में काम करते हैं। राइट। उनकी मदर को एक ब्रेस्ट में गांठ थी और आप बिलीव नहीं कर सकते, उनको 3 साल से वो गांठ थी। बट वो अपने जो उनके फैमिली डॉक्टर जो होम्योपैथ थे, उनकी सलाह पे उन्होंने किसी को नहीं बताया। फिर जब एक बार उनके हस्बैंड ने उनके बेटे को बता दिया, हाँ। तब उनके बेटे का मुझे फ्रैंटिक कॉल आया कि आप दीदी जाके उनको समझाइए कि इसका एग्जामिनेशन एटलीस्ट करा लें। व्हेन आई एग्जामिन्ड हर, इट वाज अ लार्ज ब्रेस्ट लम्प, बड़ा सा ब्रेस्ट लम्प था और देख के ही समझ में आ रहा था कि ये मैलिग्नेंट है। तो एक डॉक्टर की माँ जब 3 साल तक उस ब्रेस्ट की गांठ को इस डर से कि ये कैंसर ना हो जाए, या उनके मन में ये डर था कि बायोप्सी करने से, अभी मैंने उस गांठ को वही फैल दबा ना के जाए। रखा हुआ है, बायोप्सी करने से वो डिस्टर्ब हो जाएगी। राइट। एक्चुअली ये भी बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत फॉरगिविंग बीमारी है।
तो जब भी पता चले, प्लीज़ अपने आप को एक बार चेकअप करवाएँ। वो हो सकता है कि कैंसर नहीं हो, पर एट लीस्ट नॉलेज इज़ बेटर देन हाइडिंग इट। राइट। और कोई भी बायोप्सी से ब्रेस्ट कैंसर नहीं फैलता। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमने उसमें कुछ टच किया या हमने उसमें कोई हुँ, नीडल डाली तो फैल सकता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। और आपके डॉक्टर को पता है कि कहाँ से बायोप्सी करी जा सकती है सेफली और कहाँ से नहीं करी जा सकती। वेदर वो ऐसे ही बायोप्सी ब्लाइंड बायोप्सी कर सकते हैं, क्या उनको अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करनी है या फिर उन्हें कोई और गाइडेंस से कोई और जगह से बायोप्सी करनी है। ये डॉक्टर को पता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि उसे सुई लगाने से, उसको छेड़ने से वो नहीं फैलता। राइट। एंड इन फैक्ट उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अभी 5 साल हो गए हैं, शी इज़ सही में। एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। या सो जस्ट यही है, हम सब दर्शकों को समझना चाहिए कि जब भी कोई ब्रेस्ट लंप मिले, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वो या तो कैंसर नहीं होगा, या तो अगर होगा भी तो बहुत अर्ली स्टेज में होगा, क्यूरेबल होगा। तो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के बाद आपने मैमोग्राफी के बारे में बताया। मैमोग्राफी के बारे में इंटरनेट में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। बड़े-बड़े फोरम्स हैं जो कहते हैं कि मैमोग्राफी से कैंसर एक्चुअली हो जाता है राइट, राइट। या एब्सोल्युटली। अननेसेसरी डायग्नोस हो जाता है। तो इन सारे मिथ्स के बारे में आज क्लैरिटी दीजिए। तो अगेन एज यू सेड इट्स अ मिथ, इट्स नॉट रियलिटी। इट्स एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट और एक्सरे का इतना कम डोज रहता है, जो हम नॉर्मल एक्सरे करते हैं उससे भी कम डोज रहता हुँ, है। और इट्स एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम कैंसर को पता लगा चुके हैं जो हेल्दी पॉपुलेशन में हो। आपके पास अगर कोई सिम्टम है तो उसको स्क्रीनिंग नहीं कहते। सिम्टम से आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप उसको अर्ली डायग्नोसिस कह सकते हो। पर स्क्रीनिंग में काफ़ी बार प्री कैंसरस स्टेट भी पता चलती है और राइट। मैमोग्राम एक ऐसी टेक्निक है जो प्री कैंसरस स्टेट भी पता लगाता है। तो कुछ एटिपिकल, अनयूजुअल कैल्सिफिकेशन से हमें पता चलता है कि ये पोटेंशियली कैंसरस है और उसकी बायोप्सी से कभी हमें डीसीआईएस पता चल सकता है, जो 2 टू 5 इयर्स प्रायर टू कैंसर हुँ, भी हो सकता है। सो एक्चुअली यू आर प्रिवेंटिंग अकरेंस ऑफ अ कैंसर। सो मैमोग्राफी इज सच अ वैल्यूएबल टूल, पर ये भी जानना है कि वो यंग वुमेन में नहीं करना है। लेस देन 40 मैमोग्राफी इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि यंगर वुमेन में डेंस ब्रेस्ट रहते हैं और डेंस ब्रेस्ट में काफी बार मैमोग्राफी इवन इफ इट इज रिपोर्टेड नॉर्मल वो गलत भी हो हो सकती है। सकता है। तो 40 आपके 40th बर्थडे से ही मैमोग्राफी करनी है। हुँ, तो एनी डॉक्टर टेल्स यू बाय मिस्टेक कि मैमोग्राफी इज द टूल, नहीं। 40 से ज्यादा उम्र है तभी तभी वो एक गुड स्क्रीनिंग टूल है। 1 to 2 years देयर इज एन अपर लिमिट एज वेल कि आप कितने साल तक कर सकते हो, किस एज तक कर सकते हो। पर हमें ये जानना है 1 से 2 साल एटलीस्ट, एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैमोग्राफी करना है। करनी चाहिए। मतलब अगर मैमोग्राफी नॉर्मल भी आती है, तो भी हमें हर 2 साल में उसको रिपीट करना बिल्कुल, चाहिए। यस। और कितनी एज तक करना चाहिए? तो ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली प्रिया, हमारे कंट्री कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है जो कहें कि ये करना ही है। हुँ, उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने कैंसर को अभी इतना प्रायोरिटी नहीं दिया कि हम लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्क्रीनिंग करें। राइट। तो नॉर्मली इट इज़ अ स्क्रीनिंग इन व्हिच यू गो, आप खुद जाके बोलते हो कि मेरे ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग हमें करनी है या सर्विक्स की स्क्रीनिंग करनी है या लंग की स्क्रीनिंग करनी है। तो आपकी अपने इंटरेस्ट पे रहता है। पर 1 to 2 year टिल 75 ईयर्स ऑफ एज इज राइट। रेकमेंडेड। ये 75 हर कंट्री के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन के हिसाब से डिसाइड होता है। हुँ। पर जनरली टिल 75 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब हर 2 साल में हर महिला को मैमोग्राफी करा ही लेनी चाहिए। जी। एक और हिचक रहती है कि इसमें पेन बहुत होता है, बहुत ज़ोर से दबाते हैं। इज़ दैट रियली ट्रू? इज़ इट सो पेनफुल? सो दैट शुड बी हश हश। अपने हमें यही नहीं बोलना है थोड़ा पेन होता है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ब्रेस्ट कंप्रेशन। पर जो आजकल की न्यू मशीन्स हैं, डिजिटल मैमोग्राम या डिजिटलाइज, उसमें बहुत क्विक हुँ। एक्विजिशन ऑफ इमेजेस होता है, जल्दी से स्कैन ले लेते हैं। तो जो टाइम जिसमें ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं वो बहुत कम होता है। इज़ इट ऑल्सो ट्रू कि मैमोग्राफी कहाँ कराई है और कौन उसे इंटरप्रेट कर रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक एक्सपीरियंस सेंटर से किया तो दैट इज़ रेलेवेंट, और काफ़ी बार अगर इनएक्सपीरियंस सेंटर से किया या फिर मैमोग्राफी मशीन ही इतनी अच्छी नहीं है हुँ। और क्वालिटी ऑफ इमेज इतनी अच्छी नहीं है तो मिस भी हो सकता है। तो जनरली रिकमेंडेड होता है कि मैमोग्राम के साथ एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड भी करें, उसको सोनोमैमो बोलते हैं। तो कोई भी अच्छे सेंटर में मैमोग्राफी के साथ वो स्क्रीनिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ मैमोग्राम विद और विदाउट एन अल्ट्रासाउंड, बहुत ही रेयर सिचुएशन में एमआरआई ब्रेस्ट भी करते हैं। कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली बहुत बार आती हैं जो महिलाएँ मैमोग्राफी के लिए, वो अपने भूल जाती हैं रिकॉर्ड लाने पुराना। हम्म।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है ऑलवेज़ गेट योर ओल्ड इमेजेस, क्योंकि ये एक यस, इंटरप्रिटेशन है वेरी और मच डॉक्टर जो इंटरप्रेट कर रहा है, ट्रू, मेरे ख्याल से जो मैन बिहाइंड द मशीन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मशीन के कंपैरिज़न में। एब्सोल्युटली, बट कुछ टिप्स हैं, क्या हम देखें व्हेन वी आर गोइंग टू अ मैमोग्राफी सेंटर, हुँ। हमें मशीन और जो पर्सन है उसके बारे में कुछ ध्यान रखना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट? अ, मुश्किल है कहना, पर हाई एंड मशीन और एक्सपीरियंस्ड ऑन्कोलॉजी सेंटर, ये 2 हुँ। टूल्स हैं जो मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो कर रहा है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो हाई एंड ऑन्कोलॉजी अब सेंटर में बहुत ही कर सारे सकता है। ब्रेस्ट इमेजिंग स्पेशलिस्ट भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट में भी बहुत हुँ, सारे ऐसे लोग हैं जो राइट, स्पेशलाइज़ करते हैं ब्रेस्ट इमेजिंग के एब्सोल्युटली, अंदर। करेक्ट। तो कुछ अल्ट्रासाउंड में भी कुछ टूल्स होते हैं जैसे इलास्टोग्राफी, तो हुँ। ये सब चीज़ें जिन लोगों ने स्पेशली किया हुआ है, जिन्हें ये ब्रेस्ट के न्यूअर टूल सीखे हैं, तो उन लोग का भी डायग्नोसिस ज़्यादा एक्यूरेट रहता है रादर देन नॉट। राइट। सपोज़ समबडी इज़ हाई रिस्क, मतलब किसी के मदर, मौसी, हुँ, नानी को ब्रेस्ट जी, कैंसर हुआ है, तो वो शायद हाई रिस्क कैटेगरी में जी। आएँगे। उस केस में स्क्रीनिंग कैसे डिफरेंट रहती है? तो प्रिया सबसे पहले तो अपनी हिस्ट्री एनालाइज करनी है कि अगर सपोज मेरी माँ को भी कैंसर था पर वो ऐसी एज में था जो एज रिलेटेड ज्यादा होने का चांस है हार्मोन पॉजिटिव एज रिलेटेड हुँ। तो दैट डजंट मेक यू हाई रिस्क तो हमें अपनी फैमिली की हिस्ट्री को डिटेल में बताना है किस उम्र में है और किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर था ब्रेस्ट कैंसर भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है तो किस टाइप का सब टाइप का ब्रेस्ट कैंसर था अगर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लेके जाएं एज आपसे क्या रिलेशन है मतलब आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हुँ। हैं सेकंड डिग्री हैं या थर्ड डिग्री हैं मतलब आपके फर्स्ट कजन है आपके सेकंड कजन है करेक्ट। और उनको किस टाइप का था ये कुछ डिटेल जरूरी होते हैं तो वो एक फैमिली ट्री को प्लॉट करते हैं उसके हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट पैटर्न अगर है तो यू आर इन्वेस्टिगेटेड और आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर आपकी रेलेवेंट फैमिली हिस्ट्री है तो नॉर्मली सलाइवा या ब्लड सैंपल लेते हैं जिसमें एक म्यूटेशन पैनल करते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैंसर पैनल तो उसमें बस 1 या 2 म्यूटेशन नहीं, कुछ रेलेवेंट म्यूटेशंस रहते हैं 20, 30, 40 वो डिपेंड करता है हमने कौन-सा टेस्ट चूज़ किया है और वो रेलेवेंट म्यूटेशंस ये बताता है कि आपको होने का चांस है कि नहीं। हुँ। तो उसमें भी कुछ हाई पेनिट्रेंस म्यूटेशन रहते हैं, कुछ लो पेनिट्रेंस म्यूटेशन रहते हैं। तो डॉक्टर जो ट्रेन्ड है इन चीज़ों के लिए, पहले आपको प्री टेस्ट काउंसलिंग करेगा। वो बताएगा कि अगर ये पॉज़िटिव आता है तो मेरे पास क्या सॉल्यूशंस हैं और कुछ चीज़ों में सॉल्यूशंस नहीं हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर बताएँगे कि क्या रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं। काफ़ी बार कुछ ड्रग्स दवाएँ होती हैं, कुछ न्यू स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं या फिर कुछ सर्जरीज़ होती हैं जो एडवाइस की जाएँ। जैसे हम सब ने अभी देखा था, एंजेलिना जोली अंडरवेंट ट्रू। प्रिवेंटिव मैस्टेक्टमी। उन्होंने यस, यस। वो एक म्यूटेशन कैरी करती थी, तो उन्होंने अपना ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करा दिया। जी। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट इज दिस ब्राका म्यूटेशन? हु शुड गेट टेस्टेड? आई हैव सीन क्लेम्स ऑन इंटरनेट कि जिसका भी आईवीएफ हो रहा है उसको ब्राका वन राइट। टेस्ट करा लेना चाहिए। तो व्हाट इज दिस ब्राका वन एंड टू, एंड हु शुड अंडरगो इट, व्हेन इट शुड बी डन, एंड इफ इट इज पॉजिटिव तो फिर क्या होना चाहिए? तो प्रिया आई मीन दिस इज नोन एज एंजेलिना इफेक्ट राइट तो एक्चुअली वॉट एवर सेड एंड डन अवेयरनेस से कुछ फायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं राइट। पर दिस वाज अ डेफिनेट एडवांटेज कि लोग को एटलीस्ट जानकारी तो हुई पता चल इतनी गया। इंपॉर्टेंट चीज के बारे में तो अगेन जैसे मैंने बताया अपनी फैमिली हिस्ट्री अगर रेलेवेंट हो या फिर आपको ही किसी एक और तरह का कैंसर हुआ हो जैसे कि आपको ओवेरियन कैंसर था अभी हम्म। ब्रेस्ट कैंसर हुआ या पहले लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर था अभी राइट ब्रेस्ट में कैंसर हुआ या फिर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट या गैस्ट्रिक कैंसर है या फिर आपकी 50 से कम उम्र है और आपको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो कुछ कंडीशन स्पेसिफिक यूनिक सिचुएशंस रहती हैं जिसमें आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि अगेन कि एक ब्रेस्ट पैनल करें ब्राका वन BRCA1 एंड BRCA2 सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है राइट। और BRCA मतलब ब्रेस्ट कैंसर म्यूटेशन BRCA हम्म। इज ब्रेस्ट कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर म्यूटेशन अगर आपको BRCA1 या BRCA2 पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट ही नहीं ब्रेस्ट ओवरी प्रोस्ट्रेट पैनक्रियास और काफी बार यूट्रस ये सब कैंसर होने की हम्म। संभावना है पर हर किसी का रिस्क रहता है कि 80% चांस ऑफ दिस हम्म। 85% चांस ऑफ दिस और फिर आपको अकॉर्डिंगली स्क्रीनिंग बताई जाएगी तो अगर आपको ये पॉजिटिव है तो यू मे बी टोल्ड कि इसके ये सॉल्यूशंस हैं और उसमें वन ऑफ द सॉल्यूशन है रिस्क रिडक्शन सर्जरीज जी। व्हाट शी हैड अ प्रिवेंटिव प्रोफाइलैक्टिक मिस्टेक्टमी मतलब उसके उनने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी कराई ब्रेस्ट का रिमूवल किया और साथ में कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स भी। हाँ रिकंस्ट्रक्शन किया हम्म। और इसके साथ उन्हें अपनी ओवरीज और फिलोपियन ट्यूब को भी निकाला इसको बोलते हैं बायलैटरल सैल्पिंजोफरेक्टमी दैट इज आल्सो रिस्क रिडक्शन प्रोसीजर क्योंकि BRCA पॉजिटिव होने से ब्रेस्ट ही नहीं ओवरी और फिलोपियन ट्यूब का भी इंसिडेंस ज्यादा रहता है ज्यादा रहता है।
राइट। पर ऐसा नहीं है ना कि अगर किसी का BRCA1 पॉजिटिव है तो उनको ब्रेस्ट निकालना ही चाहिए? क्या कुछ और स्ट्रैटेजीज रहती है उसके अंदर बिल्कुल। अर्ली डिटेक्शन की या यस, प्रिवेंशन की? वेरी मच। तो अगर बीआरसीए पॉजिटिव है, तो पहली बात तो यह है कि आपकी क्या एज है? आपके क्या फर्टिलिटी ऑप्शंस हैं? हुँ। हैव यू कंप्लीटेड योर फैमिली और नॉट? तो उसके हिसाब से हम ओवरीज को एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं, आपके लैक्टेशन के फंक्शन को एड्रेस करना है। तो हमें देखना है कि आप किस सिचुएशन में हो, किस पर्सनल लाइफ में किस सिचुएशन में हो और आपकी क्या एज है। तो अगर आप 20 हो तो उस समय हम मिस्टेक्टमीज एडवाइस नहीं करेंगे। करेक्ट। आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है कि नहीं, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर एज एट दैट टाइम। तो सब एक ऑप्शन है मिस्टेक्टमी, बट हुँ। काफी टैबलेट्स भी होती हैं रिस्क रिडक्शन के लिए। आप उसे बोलते हैं कीमो प्रिवेंशन। तो कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। एमआरआई इस सिचुएशन में रेकमेंडेड है कि आप रेगुलरली एमआरआई करो, क्योंकि एमआरआई एक ऐसा टूल है कि बहुत छोटे डिफरेंट टाइप के लीजन्स को भी रिकग्नाइज कर हुँ। सकता है। और एंड यस, एट अ सर्टेन एज वन ऑफ द ऑप्शन इज सर्जरी। करेक्ट। सो इट्स नॉट कि दैट इज़ द ओनली ऑप्शन, बट ये एब्सोल्युटली, आपकी कंडीशन को देख के डॉक्टर डिसाइड एग्जैक्टली। करते हैं। इज़ इट ट्रू दैट IVF कराने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? ये भी आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज आईवीएफ, आई थिंक यू एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड यू नो कि आजकल इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड पीपल गोइंग फॉर आईवीएफ इज ह्यूज। तो दिस इज एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। पर यस, काफी स्टडीज हैं जो कहते हैं कि ज्यादा उम्र में अगर 40 के बाद आईवीएफ करो तो रिस्क डज गो अप। एंड हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर सिंथेटिक हार्मोन से होता है। आई मीन अगर कोई बोले कि एक रीज़न क्या है ब्रेस्ट कैंसर है, तो दैट सिंथेटिक हार्मोन्स। नाउ वेदर अर्ली मेनार्की, आपका पीरियड्स बहुत अर्ली स्टार्ट हो गए, बहुत लेट खत्म हुए, इन सब में भी हार्मोन एक्सपोज़र ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन एक्सपोज़र जी। ज़्यादा है। अगर आपके लेट चाइल्ड बर्थ बर्थ हुई या नो चाइल्ड बर्थ हुआ, तब भी आपका ईस्ट्रोजन एक्सपोज़र ज़्यादा है। आईवीएफ में भी आप सिंथेटिक हार्मोन्स दे रहे हो। आप मेनोपॉज़ के समय भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हो, जिसमें सिंथेटिक हार्मोन्स दे रहे हो। Even oral contraceptive pills is synthetic hormones. So जब भी हार्मोन का unusual exposure रहता है, तो हार्मोन related cancers can be higher और breast cancer incidence can go up. राइट। बट आई थिंक एक और भी इसका ये एस्पेक्ट है कि जो लोगों का IVF होता है, जी, उनका जनरली बिकॉज़ उनको बच्चे बेसिक, नहीं हुए हैं, उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है, yes, कंटीन्यूअस ईस्ट्रोजन एक्सपोज़र true, है, तो कहीं न कहीं वो भी एक कोरिलेशन हो सकता है। absolutely, very true. तो उनका already एक hormonal milieu body का is not normal. क्योंकि राइट। उनको इतने समय तक ऑलरेडी दे आर लाइक एट अ सर्टेन एज, जब उनका हार्मोन एक्सपोजर ज्यादा है, दे हैव नॉट कंसीव्ड टिल दैट टाइम। तो यस, एक उनका मतलब कुछ डिसबैलेंस इन हार्मोन्स है, जिसके कारण भी हो वो सकता ऑलरेडी एट रिस्क हैं है। और एब्सोल्युटली, प्रोबेबली इफ दे कंसीव एंड दे डिलीवर और वो अगर ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो कुछ उनको प्रोटेक्शन भी मिल सकता है बिकॉज़ ऑफ IVF। ट्रू, बट आई थिंक एज़ IVF स्पेशलिस्ट हम सबको माइंडफुल रहना चाहिए कि यस, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं दैट शुड उससे नॉट कुछ, बिकम वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। बिल्कुल, और ट्रू, कैंसर एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सब डरते हैं। तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 40 इयर्स के बाद एम्बार्क करते हैं हम्म, ट्रीटमेंट पे, डॉक्टर को एटलीस्ट क्लिनिकली एग्जामिन करना चाहिए बिल्कुल, और अगर लगता है तो मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करके और फिर ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आई मीन एटलीस्ट जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं हु आर माइंडफुल, आई एम श्योर एवरीबॉडी डज इट नाउ। वो एक बार स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूर कराते हैं बिफोर टेकिंग अप फॉर राइट। आईवीएफ। तो बेसिक प्रिंसिपल कि आपका रिस्क असेसमेंट करें और देखें कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यू आर एट अ हायर रिस्क। अगर आप नहीं है तो व्हाटएवर इज द प्लान, देन यू शुड गो अहेड। Should go ahead. Now, if during screening or during a normal breast examination somebody finds a lump, तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए? जब हम्म, लंप मिल गया है तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन? हम्म। सबसे पहले तो यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम किसके पास जाएँ? तो आई मीन हम लोग कैसे करते हैं कि हम बॉटम लाइनर्स कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, अगर कैंसर है तो हाँ, वो कैंसर हो कि नहीं ये भी नहीं पता, इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, करेक्ट, है ना। और जो भी चीज़ है वो एक जना कभी नहीं करता। इट्स अ करेक्ट, टीम ऑफ डॉक्टर्स। तो हम लोग एब्सोल्युटली। अपनी ओपीडीज में भी 6-7 लोग एक साथ बैठते हैं। हाँ, आई मीन हमारे सारे इंटरकनेक्टेड रूम्स रहते हैं और हम लोग हर कोई देखता है। अगर ब्रेस्ट लंप है तो ट्रिपल असेसमेंट रेकमेंडेड है। उसमें एग्जामिन करे क्लिनिशियन, हुँ, दैट कुड बी कैंसर स्पेशलिस्ट और इट कुड बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। फिर रेलेवेंट स्कैन करे, वो मैमोग्राम हो सकता है या अल्ट्रासाउंड हो सकता है। फिर थर्ड चीज है कि बायोप्सी, नॉट एफएनएसी। नीडल टेस्ट और बायोप्सी में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हमें बस सेल्स नहीं देखनी, हमें टिश्यू चाहिए जी। जिससे कि हम उसकी फर्दर टेस्ट कर सकें। तो ट्रिपल असेसमेंट इज व्हाट इज डन। अब जब वो हमारे मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आता है, ज्यादातर हमारे पास बायोप्सी रिपोर्ट्स के साथ आते हैं। हुँ, तो हम लोग
उनकी कुछ हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले तो क्या टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 पॉजिटिविटी और Ki-67 जो प्रोलिफरेशन इंडेक्स है, कितना तेज़ बढ़ रहा है। हुँ, ये 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं हर बायोप्सी टिश्यू में। और फिर उसके बाद स्टेज क्या है, कि वो बस ब्रेस्ट में है या फिर अंडर आर्म्स में चला गया है या फिर नेक नोड्स में हुँ, चला गया है या फिर कोई और शरीर के भाग में जैसे कि बोन्स में या फिर लिवर या लंग में चला गया है, तो स्टेजिंग असेसमेंट करना। तो जब हमारे पास उसका सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है और क्या स्टेज है, मतलब कोई डिस्टेंट मेट्स या कुछ हाँ, और नहीं, तो ये दोनों के साथ डिसाइड करते हैं। और हमेशा हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट करते हैं। ज्यादातर लोग 60 to 70% को सर्जरी फर्स्ट थिंग नहीं होती है। तो एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो भी ब्रेस्ट लंप है उसको सर्जरी करनी है। तो ज़्यादातर लोगों में जो ट्रिपल नेगेटिव अगर जिसमें ER, PR, HER2 न्यू नेगेटिव है, जो HER2 पॉजिटिव है और जो लोकली एडवांस है, जो 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो या फिर अंडर आर्म्स में लिम्फ हुँ। नोड हो या नेक नोड्स हैं, इनको हम पहले सर्जरी नहीं करते। तो इनको जनरली कीमोथेरेपी देते हैं या फिर बायोलॉजिक थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी देके डाउनसाइज करते हैं एंड देन वी ऑफर सर्जरी। तो जो हमारे भी मन में था कि बायोप्सी होती है और फिर हुँ, डायरेक्टली ऑन्को सर्जरी के पास भेजते हैं, हुँ। वैसा नहीं है। बायोप्सी की सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन और इमेजिंग से हमको स्टेज डिसाइड करनी है, राइट, 1, 2, 3 या 4 ट्रू, और उसका जो टाइप है वो शायद बायोप्सी में रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल, बायोप्सी में आपका पैथोलॉजिकल टाइप यस। और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 हाउ टू और ये Ki-67 जिसको Ki-67 हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। आईएचसी तो की ये IHC हर टिश्यू में होना मैंडेटरी है। एब्सोल्युटली। या तो इसके बाद अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है हुँ, और छोटा ट्यूमर है, तो हुँ। फिर हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो अगर स्टेज उनका बस लोकलाइज्ड है ब्रेस्ट हुँ, से या फिर ब्रेस्ट और अंडर आर्म में, तो हर महिला को पहले सर्जरी का ऑप्शन देंगे। अगर हार्मोन पॉजिटिव स्मॉल ट्यूमर है ओके। और उस समय हम सर्जरी का ऑप्शन 3 तरह से दे सकते हैं। हम या फिर बोलेंगे ब्रेस्ट कंजर्वेशन करिए, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बोला ये सबसे ज़्यादा क्यूरेबल कैंसर भी है। तो आपको ये भी देखना है कि लेटर लाइफ अच्छी हो, हुँ, देयर शुड बी सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिनिमम हो। हुँ, तो हमें ये भी देखना है कि हम उनको फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं कर रहे हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जिसमें बस वो लंप को निकालना, उसको बोलते हैं लंपेक्टमी। और अंडर आर्म से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नहीं हो कि आपने बहुत सारे लिम्फ नोड्स निकाले तो हाथ में स्वेलिंग हो गई, तो मिनिमम लिम्फ नोड्स निकालना, उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो ये ऑफर करेंगे। कुछ महिलाओं में जिनको रेडिएशन नहीं दे सकते, हम मेस्टेक्टमी मतलब ब्रेस्ट रिमूवल ऑफर करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है मेस्टेक्टमी विथ रिकंस्ट्रक्शन, कि उसी समय प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन करो। कि एक्सटर्न मेस्टेक्टमी उनका इंडिकेशन था कि उनको इतना साइज था ट्यूमर का कि हम ब्रेस्ट सेव नहीं कर सकते थे, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन भी ऑफर तो किया। किन पेशेंट्स में अब जो मुझे समझ में आता है कि मैस्टेक्टमी पहले एक नॉर्मल नॉर्म था, बट राइट, नाउ इट इज़ अ एक्सेप्शन रादर देन द नॉर्म। राइट। तो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें मैस्टेक्टमी अभी भी बेटर मानी जाती है? तो मेस्टेक्टमी उनमें बेटर है जिनमें मल्टीफोकल या मल्टीसेंट्रिक ट्यूमर है। मतलब हुँ, अगर आप ब्रेस्ट को समझ लीजिए 4 क्वाड्रेंट्स में है, तो अगर हर क्वाड्रेंट में एक लीजन है, हाँ, छोटे-छोटे स्पेक्स हैं, तो उस समय हम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि एक क्वाड्रेंट हटा दें, राइट, कि एक हाँ। 1/4 को या फिर बस वो छोटे ट्यूमर को हटा दें। ऐसी सिचुएशन में मेस्टेक्टमी ज़रूरी है। कुछ और भी इंडिकेशंस रहते हैं कि हमेशा ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद रेडिएशन देना मैंडेटरी है। तो अगर रेडिएशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हुँ। हम बाद में रेडिएशन उस पर्सन को नहीं दे सकते, तो भी हम तो मेस्टेक्टमी मतलब जब एडवाइस करेंगे। कंज़र्वेटिव हम ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, तो क्या हर पेशेंट को रेडिएशन लगता है उसके बाद? ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद रेस्ट ऑफ ब्रेस्ट में मतलब जो हाँ। बाकी जो बचा हुआ है उसमें रेडिएशन देना ज़रूरी होता है। वो क्यों हम देते हैं कि कुछ माइक्रोस्कोपिक अगर टिश्यू है डिज़ीज़ तो नहीं हो। वो उससे राइट। तो ये रेडिएशन और सर्जरी लोकल थेरेपी है। राइट। कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, बायोलॉजिक थेरेपी ये सब सिस्टमिक थेरेपी है, मतलब हर शरीर के हर पार्ट में जाती है। जी। तो हमें 2 तरह से ट्रीट करना है। हमें लोकल थेरेपी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, जो सर्जरी और हुँ, रेडिएशन से होती है। और सिस्टमिक थेरेपी स्ट्रॉन्ग करनी है, चाहे वो हार्मोनल थेरेपी से हो, चाहे वो बायोलॉजिक थेरेपी से हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी से हो। राइट। अ, इसमें आपने बताया था कि जो लिम्फ नोड्स हम बहुत सारे निकाल देते हैं। हाँ मेरी जी। एक क्लोज़ फ्रेंड है जिन्होंने आयरन मैन कंप्लीट किया आफ्टर अ ब्रेस्ट कैंसर हाँ, और उनको अभी भी वो लिम्फेडिमा की लिम्फेडिमा। प्रॉब्लम है जिसमें उनको इलास्टिक वो गारमेंट पहनना पड़ता है, हाथ राइट। में पेन आता है। तो किस सिचुएशन में लिम्फ नोड्स बहुत सारे निकालने पड़ते हैं? तो प्रिया बॉटम लाइन इज़ कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएँ, जो हर चीज़ ऑफ़र कर सके। हुँ, तो अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएँ जहाँ मतलब सेंटिनल लिम्फ नोड का प्रोविज़न ही नहीं है, तो वो उनके ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। राइट। और वो
सभी टू बी निकाल ऑन दें। टू बी ऑन द सेफ साइड वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स निकालेंगे। और लिम्फ नोड्स निकालने का मतलब है कि लिम्फ ड्रेनेज उस आर्म का कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो लिम्फ ड्रेनेज जब कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको कुछ एक्सटर्नल मैन्यूवर या फिर हुँ, मसाज करिए या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग लगाए, वो हुँ, लाइफ लॉन्ग रहेगा, इंक्लूडिंग शोल्डर हाँ, एक्सरसाइजेस विल बी लाइफ लॉन्ग। तो ये हमें देखना है कि हम कोई अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट नहीं दें। पर किन सिचुएशंस में एक्सिलरी लिम्फ नोड निकालेंगे, अगर वो N2 डिजीज कहते हैं उसको, कि बहुत लार्ज लिम्फ नोड्स हैं पहले ही, हुँ, मैटेड लिम्फ नोड्स हैं, उनको सैल्वेज करके अगर हमने उनको बचाने की कोशिश की तो हम बीमारी भी छोड़ जी। सकते हैं। उस सिचुएशन में लिम्फ नोड्स निकालना जरूरी है। आपने सेंटिनल लिम्फ नोड के बारे में बताया, तो इसमें एग्ज़ैक्टली क्या टेक्नोलॉजी है? बिकॉज़ पेशेंट जब जाता है अपने सेंटर या सर्जन को चूज़ करता है, हम्म। तो उनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आईसीजी एग्ज़ैक्टली क्या है, जी। सेंटिनल लिम्फ नोड क्या है? तो राइट। इसके बारे में थोड़ा तो बताइए। क्रूडली क्या होता है कि जो ट्यूमर है उसके अराउंड कुछ डाई इंजेक्ट करते हैं, और वो जनरली फर्स्ट ड्रेनेज ग्रुप में जाता है लिम्फ नोड्स में। तो वो एक्सिला इज द ड्रेनिंग एरिया फॉर ब्रेस्ट। तो वो जब अपटेक अगर 3 लिम्फ नोड्स में हुआ, हाँ, 4 लिम्फ नोड में, तो सर्जन उन 3 और केवल 4 और लिम्फ नोड को हाँ, निकाल के देखता है कि कितने इन्वॉल्व हैं उनमें या नहीं है। तो अगर लेस देन हाफ इन्वॉल्व है, हमने 4 निकाला उसमें 1 इन्वॉल्व है, तो सेंटिनल नोड पे रुक जाते हैं और हमें एक्सिलरी लिम्फ नोड की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती है। तो तो जनरली ये गामा उस कैमरास आर नेसेसरी इन सच हाँ। सेंटर्स, और जो टेक्निक यूज करें वो डाई होना चाहिए, और जो सर्जन कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सेंटिनल लिम्फ नोड एक्यूरेटली कर सके। राइट। तो इससे में पैथोलॉजिस्ट भी चाहिए जो उसी समय वो टिश्यू को बिल्कुल। एग्ज़ामिन करके यस। और आपको रिपोर्ट दे सके। सर फ्रोजन सेक्शन कहते हैं कि उसी समय हार्वेस्ट करके हुँ, उस जो भी लिम्फ नोड लिया उसके कुछ ब्रॉड मोटे मोटे सेक्शन स्लाइसेस करें, बनाएं, हाँ। और उनको चेक करें कि वो कैंसर से इन्वॉल्व है कि नहीं। तो इसमें ऑन्कोपैथोलॉजी की मतलब वो कितना मतलब स्मार्ट है और हाँ, कितनी क्विकली रिकग्नाइज कर सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट। तो पैथोलॉजी भी शार्प होना चाहिए। फ्रोजन सेक्शन की एक मशीन होती है, वो भी अवेलेबल होना चाहिए, हुँ। और ऑफ कोर्स द टेक्निक शुड बी राइट। राइट, सो जब भी हम कैंसर सर्जरी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग दे वांट टू चूज कन्वीनियंस, बट आई थिंक कन्वीनियंस के साथ साथ दे शुड आल्सो लुक एट नंबर वन क्वालिटी। मल्टी डिसिप्लिनरी सब कुछ है। एब्सोल्युटली। सर्जन जो है उसके साथ में उतना ही अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, राइट। ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हो ट्रू। और आईसीजी की फैसिलिटी हो जिससे कि हो एब्सोल्युटली। सकता है कि लिम्फ नोड्स बहुत सारे नहीं तो निकालना पड़े। कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब इट साउंड्स वेरी सिंपल कि हमने एक ब्रेस्ट सर्जरी कर दी, एंड यस थोड़ी सिंपल सर्जरी है, पर उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रख के हमें करना चाहिए। राइट, तो राइट। कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर फैसिलिटी इज़ द की। ऐसी जगह जहाँ सब चीज़ें ऑफ़र कर सकें, और फिर हम चूज़ करें कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या सही है, क्या गलत है। करेक्ट। अब जिन पेशेंट्स में आपने बताया कि लोकली एडवांस ट्यूमर है या मल्टीफोकल है, जी। तो उस केस में मैस्टेक्टमी करना पड़ता है। जी। मैस्टेक्टमी के बाद रिकंस्ट्रक्शन क्या सेम सिटिंग में कर लेना चाहिए? तो मल्टी सेंट्रिक जैसे अब किसी में भी हमने मेस्टेक्टमी किया तो दो, अगर हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है उसके दो ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है प्राइमरी हुँ, रिकंस्ट्रक्शन, कि हमने उसी सेटिंग में रिकंस्ट्रक्शन किया, और एक होता है सेकेंडरी रिकंस्ट्रक्शन जो लेट डिलेड भी हो सकता है, वो हुँ, 6 महीना 1 साल 1.5 साल के बाद भी हो सकता है। तो अगेन वो भी यूनिक सिचुएशन है कि उनको एक पर्टिकुलर पेशेंट को प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन ऑफर करना है या सेकेंडरी। काफी बार रिकंस्ट्रक्शन के बाद पेशेंट को रेडिएशन की भी जरूरत पड़ती है, हाँ, ट्यूमर साइज और लिम्फ नोड के हिसाब से। अगर हमारे लिम्फ नोड ज्यादा पॉजिटिव थे या ट्यूमर साइज ज्यादा था या कुछ और रिस्क फैक्टर्स थे, तो जैसे मल्टीसेंट्रिक ट्यूमर इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, तो उस सिचुएशन में काफी बार प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन से डीलेड हीलिंग होती है, कि मतलब हुँ, हम अज्यूम करते हैं कि हम 3 वीक्स में रेडिएशन स्टार्ट 4 वीक्स में रेडिएशन चालू कर देंगे, तो वो डिले भी हो सकता है। तो हमें हर चीज का ध्यान रख के करना है। हम फिटनेस पेशेंट की देखना है कि हुँ, अगर हम प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं और रिकवरी अगर लेट हो गई उनको, तो उनके लिए सही रहेगा कि नहीं। हुँ, तो अगेन सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है कि उनके लिए प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन विथ और विदाउट इम्प्लांट, और सेकेंडरी रिकंस्ट्रक्शन। काफी बार फ्लैप्स यूज करते हैं, आपके बॉडी के फ्लैप्स हुँ, जो हमने पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला पर नियर कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल किया, पर हम आपके फ्लैप्स को ही यूज कर सकते हैं। आप बैक से हुँ, पुल करके फ्लैप ले सकते हैं जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं। तो ये सब प्राइमरी सेटिंग में होता है। हो सकता है। अब जब पूरा टिश्यू चला गया है बायोप्सी के लिए, जी। तो क्या वापस से उसमें कुछ और इवैल्यूएशन होते हैं या वी डिपेंड ऑन द प्राइमरी बायोप्सी?
तो रिपोर्ट? प्रिया, प्राइमरी बायोप्सी में हम लोग ज़्यादातर बेसिक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हुँ, कर लेते हैं, और जो सर्जरी के बाद जो टिश्यू आता है वो पूछ रहे हो, तो हाँ, उसको सर्जिकल हिस्टोपैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हमें देखना है कि डीसीआईएस का कंपोनेंट था कि नहीं, उसमें लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन था कि नहीं, पेरिन्यूरल इन्वेजन था कि नहीं, हुँ, तो हमें आगे रिस्क फैक्टर्स देखने हैं कि क्या था। काफ़ी बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्जिकल पैथोलॉजी, अगर हमने पहले कीमोथेरेपी या बायोलॉजिक थेरेपी दिया, तो हुँ, उसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट थेरेपी। अगर हमने पहले दिया है जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में, तो सर्जिकल पैथोलॉजी में हमें ये देखना है कि कंप्लीट रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि 50 टू 70% HER2 पॉजिटिव डिजीज में कंप्लीट रिस्पॉन्स, हमने ट्यूमर टिश्यू में कुछ बचा ही नहीं सर्जरी के अच्छा, बाद। तो हाँ, उन वो गुड रिस्क पेशेंट्स हैं, वो आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। तो इसको प्रोग्नोस्टिकेशन भी कहते हैं। हम हुँ, ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके वो कैसा करेंगे, और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो क्या हम कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं जिससे उनके रिजल्ट्स बढ़ें। तो हम हुँ, दवाएँ चेंज कर सकते हैं, मोर इंटेंसिव दवाएँ दे सकते हैं जिससे उनके रिजल्ट्स बढ़ें। ट्रिपल नेगेटिव में अगर रेसिड्यूअल डिज़ीज़ है, बच गई है बीमारी, तो हम कुछ गोली दे सकते हैं क्या, जिससे उनके रिस्क फैक्टर्स कम हो। राइट, एंड टू ऐड टू व्हाट वी डिस्कस्ड, कि अगर ब्राका पॉजिटिविटी है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ब्राका पॉजिटिविटी अगर कैंसर के पेशेंट में हो, हुँ, तो भी हम एक दवा दे सकते हैं जो सेंटर्ड अराउंड ब्राका है। तो उन दवाओं की क्लास बोलते हैं बायोलॉजिक थेरेपीज़ और हुँ, टारगेटेड हुँ, थेरेपी। वो पाप इन्हिबिटर इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट ड्रग, जो बहुत ऐसे ही सिचुएशन में कि रेसिडुअल डिज़ीज़ पॉज़िटिव आई, तो उस सिचुएशन में हम पाप इन्हिबिटर्स भी दे सकते हैं, जिससे कि उनका ओवरऑल लेटर रिजल्ट्स इम्प्रूव हो। राइट। अब कुछ मेरे जान-पहचान के ऐसे पेशेंट्स हैं कि उनका सीए ब्रेस्ट डायग्नोस हो गया और मेंटली वो रेडी हो गए कि अब हम इसे सर्जरी करके निकलवा हुँ, लेंगे और अब जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं पहले आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, फिर आपको सर्जरी के लिए जी, जाना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं थोड़े से घबरा जाते हैं कि क्या डेवास्टेटेड। हमारा बहुत एडवांस्ड है कि हमें पहले ही जी, कीमो बोल दिया यस। या एक साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन रहता है कि बीमारी सर्जरी करके निकाल दी। हुँ। सो कितने परसेंट केसेस में हम एक्चुअली पहले कीमो या इम्यूनोथेरेपी देते हैं और फिर सर्जरी के लिए जाते हैं और वो कौन से पेशेंट्स होते हैं? तो प्रिया, 50 टू 60% पेशेंट्स हार्मोन पॉज़िटिव होते हैं। हुँ, और हार्मोन पॉजिटिव में भी अगर अर्ली हार्मोन पॉजिटिव हो तो उनको सर्जरी ऑफर करते हैं पहले। अच्छा। पर HER2 पॉजिटिव डिजीज जो करीबन 20% लोगों में रहती है, हुँ, और 15% में ट्रिपल नेगेटिव रहता है, तो हाँ, समझ लिए 35% को 30-35% हम राइट। पहले सिस्टमिक थेरेपी ऑफर करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं। हुँ, और लोकली एडवांस हार्मोन पॉजिटिव वो कुछ 15% 20% होंगे, हाँ, उनको भी पहले। लोकली एडवांस्ड में साइज़ कितना? 5 तो सेंटीमीटर से? हाँ, वो सब्जेक्टिव है। अगर हाँ, देखिए, अगर बहुत स्मॉल ब्रेस्ट है और वो ट्यूमर बहुत बड़ा हाँ, है, तो उसके एब्सोल्यूट साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट। प्रोपोर्शनेट साइज़ हाँ, के हम उनको कंज़र्वेशन ऑफ़र कर सकते हैं कि नहीं, आप उनके ब्रेस्ट को कंज़र्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्यूमर डिस्प्रोपोर्शनेटली हुँ, लार्ज है। शी हैज़ अ स्मॉल ब्रेस्ट, या फिर अंडर आर्म्स में लिम्फ नोड हो, ट्यूमर इतना बड़ा नहीं है, नेक नोड्स हैं, तो उसको लोकली एडवांस्ड हुँ, ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो उस सिचुएशन में भी अपफ्रंट सर्जरी इज़ नॉट राइट। रिकमेंडेड। तो ये कितने दिन कीमोथेरेपी चलती है? हर सिचुएशन डिफरेंट हाँ, होती है, पर जनरली अराउंड 3 टू 4 मंथ्स ऑफ कीमो इज़ रिक्वायर्ड। राइट एंड आफ्टर दैट दे गो फॉर सर्जरी और फिर यस, सर्जरी का जो स्पेसिमेन निकला है उसमें फिर से प्रोग्नोस्टिकेशन होके फिर राइट, आगे का ट्रीटमेंट टेलर एब्सोल्यूटली किया जाता है। ट्रू। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुँ, तो कुछ ऐसे लोग मेरे जान-पहचान के जिनको पता चला ट्रिपल नेगेटिव है एंड दे गेट वेरी डिसहार्टेंड कि हुँ, इसमें तो ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, इसका राइट, प्रोग्नोसिस ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। राइट, तो जब ट्रिपल नेगेटिव होता है मतलब ईआर नेगेटिव, पीआर नेगेटिव और हर2 जी। नेगेटिव तो व्हाट इज़ दिस? इज़ इट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर ऑलटुगेदर? हाँ, तो इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सबटाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो अब आई मीन आप हर कोई जानता है कि आजकल वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। हर कुछ चीज़ हम हुँ, मॉलिक्यूलर बेसिस पे नोट करते हैं। तो अगर हम इसको भी और भी माइक्रोस्कोपिक वे में देखें, हुँ, तो ट्रिपल नेगेटिव के भी बहुत सारे सबटाइप होते हैं, और उसमें कुछ सबटाइप्स रहते हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं। हुँ, हुँ, तो ट्रिपल नेगेटिव की कुछ मॉर्फोलॉजी रहती है जो हमने पैथोलॉजी में देखा, वो अच्छे रहते हैं। कुछ एआर पॉजिटिव टाइप्स रहते हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं। पर बाय एंड लार्ज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर यंगर वुमेन में होता है, हुँ, जो हमारी कंट्री का भी प्रोफाइल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ज़्यादातर 35 टू 50 इयर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन देखो तो 55 एंड अबव ज़्यादा कॉमन है। हुँ, पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग 40s में होते हैं, लेट 30s में होते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट एज। तो उसमें ट्रिपल नेगेटिव भी ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंड समटाइम्स डोंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू ट्रीटमेंट, और काफ़ी बार दूसरी जगह फैल भी जाते हैं। हुँ, हुँ। सो इन माय हेड
बीइंग अ डॉक्टर हम हमेशा ये सोचते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। पिछले कुछ 5-10 सालों में इम्यूनोथेरेपी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई। सो जी, व्हाट इज़ दिस इम्यूनोथेरेपी एंड हाउ डू यू थिंक इट हैज़ चेंज्ड बिकॉज़ यू हैव सीन दैट ट्रांजिशन या फ्रॉम बिगिनिंग योर प्रैक्टिस टू 2024। यस, यस। सो ये एग्ज़ैक्टली इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? तो अबाउट ट्रांजिशन आई कैन टेल यू प्रिया कि आपने 1 महीने नहीं पढ़ा तो यू आर आउट ऑफ इट। आई हुँ, मीन हुँ। इट्स एज़ every day there's a new drug, there's a new technology, there is something new to talk about in oncology. ओ, ऐसा there is a statistics कि 65-70 days में पूरा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है एक सब टाइप ऑफ कैंसर का। हुँ, हुँ। तो इम्यूनोथेरेपी इज अ न्यू क्लास ऑफ ड्रग जो करीबन मार्केट में मतलब इट फॉर पेशेंट यूज स्टार्टेड इन 2016-17। हुँ, हुँ। तब से वो हम लोग के लिए अवेलेबल थी, इंक्लूडिंग हमारे देश में भी आराम से अवेलेबल थी, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इम्यूनिटी मॉडिफाई करता है, वो आपकी इम्यूनिटी मॉडिफाई करता है टू फाइट कैंसर। तो वेरी सिंपल टर्म्स इम्यूनोथेरेपी इसको कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें बहुत पहले से, तो वैक्सीनेशन भी एक तरह का इम्यूनोथेरेपी है राइट। कि हम अपनी मॉडिफाई करते हैं इम्यूनिटी टू फाइट बैक्टीरियल डिजीजेस, टू फाइट वायरल डिजीजेस। तो वो भी एक तरह का कोविड में एवरीबॉडी वांटेड कि कोई इम्यूनिटी का काढ़ा पी लें, जिससे करेक्ट, इम्यूनिटी अपनी बढ़ जाए। एब्सोल्युटली। तो बीसीजी वैक्सीनेशन हाँ, ना हाँ, प्रॉब्ली द ओल्डेस्ट इम्यूनोथेरेपी ड्रग। राइट। एक्चुअली हम कैंसर में भी यूज करते हैं, हम हुँ, ब्लैडर हुँ, कैंसर में बीसीजी यूज करते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि इम्यूनोथेरेपी अभी के ईरा में एक अलग नाम हो गया है, पर हुँ, इम्यूनोथेरेपी इज समथिंग वी हैव बीन यूजिंग फॉर एवर। पर जो हम आप जो स्पेसिफिकली पूछ रहे हो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स जो कैंसर में यूज होती हैं, उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर मार्कर में एक्ट करती हैं टू बूस्ट योर इम्यूनिटी टू फाइट कैंसर। और जनरली इम्यूनोथेरेपी कुछ सिचुएशन में बस अकेले देते हैं, पर काफी सिचुएशन में इन कॉम्बिनेशन विथ कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे कि हम कैंसर सेल्स को किल भी कर सकें और उस पर्सन की इम्यूनिटी को भी एनहांस कर सकें। राइट। सो बेसिकली हम ट्रेन कर रहे हैं हमारी बॉडी को टू रिकॉग्नाइज दैट यस, कैंसर सेल एंड टू किल दैट कैंसर सेल। ट्रू। सो वेरी सिली क्वेश्चन बट कैन नॉर्मल पीपल टेक इट दोज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ कैंसर? नहीं, तो ये इम्यूनोथेरेपी जो हम दवाओं की बात करें, हुँ, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स, वो आपके टी सेल्स हैं जो फाइट कर रहे हैं कैंसर से, और वो कर क्या रहा है वो दवा कि वो कैंसर को कैंसर हुआ क्या है कि हमारी बॉडी समझने लगी है हमारी बॉडी का ही पार्ट है हुँ, कैंसर भी, हुँ, एंड देयरफॉर इट्स सिटिंग क्वाइटली एंड ग्रोइंग इनसाइड यू। राइट। तो वो जो दवा है दैट इज मेकिंग इट लुक लाइक अ फॉरेन सेल। तो हुँ, वो आपके कैंसर को अप रेगुलेट कर रहा है, उसमें कुछ एंटीजेंस, जिससे कि वो फॉरेन लगने लगे। तो करेक्ट। आपकी सेल्स उसे अटैक करने लगती हैं, जो अभी हाँ, तक क्वाइटली बैठी थी, अटैक नहीं कर रही थी। अब उसको अप रेगुलेट कर दिया जिससे वो अटैक कर सके। हाँ, हाँ, तो नहीं, हेल्दी लोग नहीं ले सकते। करेक्ट। पर एक और तरह का इम्यूनोथेरेपी होता है कैंसर में, उसको बोलते हैं कैंसर वैक्सीनेशंस। हुँ, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। तो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन की मैं बात नहीं कर रही, जैसे कि सर्विक्स कैंसर, हाँ, बट दे आर कैंसर वैक्सीन्स कि आपका ट्यूमर टिश्यू लो, उसको मॉडिफाई करो और उसको वापस दो। हाँ। तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ इम्यूनोथेरेपी विथ वो किस वैक्सीनेशन। तरह के कैंसर्स के लिए अभी करंटली प्रैक्टिस में अभी है? एक्चुअली अप्रूव्ड वो बस प्रोस्टेट कैंसर के लिए ओके। है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी इंडिया में नहीं है। एक पर्टिकुलर सेंटर है जिसको सिफ्यूलिसल टी एक वैक्सीन है, उसको डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन है। हुँ, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, मतलब अगेन जो मैंने बताया है कि अपने सेल्स को जो वो बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है ये मेरा पार्ट है, तो उसको फॉरेन सेल्स जैसे प्रेजेंट करो हुँ, और उसको अटैक करो एक वैक्सीन से। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत और चीज़ों में भी आ रही है। ये टेक्नोलॉजी ओवेरियन कैंसर में भी अभी डिस्कस हो रही है और ब्रेस्ट कैंसर में हुँ, भी डिस्कस हो रही है, पर अभी एट दिस जंक्चर अप्रूव नहीं है रेगुलर यूज़ के लिए। फिर एक और टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं कार टी सेल। हुँ, आपने सुना होगा हाँ, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर हाँ, टी सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर एनके सेल। तो ये भी एक तरह की इम्यूनिटी है। उसमें आपके टी सेल को ले लिया, बाहर जेनेटिकली मॉडिफाई किया और फिर आपको दे दिया टू फाइट कैंसर सेल। तो दे राइट। आर वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। अगेन अगले 2-3 साल में सॉलिड ट्यूमर्स के लिए रहेंगी। अभी कार टी सेल ब्लड कैंसर्स के लिए हैं, हुँ, पर सॉलिड कैंसर्स के लिए नहीं है। पर लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड सॉलिड कैंसर्स, और अगले 2-3 साल में डेफिनिटली हम लोग सब बात कर रहे होंगे राइट। इसके बारे में। So eventually we can look at vaccines for almost every cancers and your own एब्सोल्युटली, cells यस। will be वैक्सीन inoculated इज़ वन maybe. ऑफ देम, नहीं तो फिर जेनेटिकली Right, मॉडिफाइड सेल्स जो हम वापस दें। right. Coming back to chemotherapy. So all of us are scared of chemotherapy because you know we have that image in mind कि वो सारे बाल झड़ गए हैं हुँ, and the person has lost his eyelashes, eyebrows.
किसी का चेहरा एकदम काला पड़ गया है। सो कीमोथेरेपी टू एवरीबॉडी Yeah. फील्स लाइक कि जैसे कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हो कि पूरे शरीर के सारे जो सेल्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। सो इन कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट किस तरह की कीमोथेरेपी दी जाती है? इज देयर एनी डेवलपमेंट कि ये हेयर लॉस नहीं हो या इसके जो इतने सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो नहीं हो या कम हो? देख प्रिया, वो आप जो बोल रहे हो काफ़ी हद तक सही है कि कीमोथेरेपी होते हैं नॉन स्पेसिफिक केमिकल्स व्हिच किल राइट। कैंसर। तो जो वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं क्योंकि वो फास्ट मल्टीप्लाइंग है, बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। हाँ, पर वो आपकी स्किन में भी चेंजेस कर सकते हैं, हेयर में भी चेंज, हेयर फॉलिकल्स को किल कर हाँ, सकते हैं। स्किन एंड देन ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन्स उसमें भी जो सेल्स और नेल चेंजेस कर सकते हैं। हाँ। पर ये सब टेम्परेरी है। पहली बात तो हमें समझना है ये परमानेंट चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट जो आपकी बाद में स्किन आती है, जो हेयर आते हैं, वो हुँ, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। हेयर कर्ली, थिक, फिर जो स्किन है वो हेल्दी और अच्छी हो जाती है। और ये हमें समझना है कि छोटा-सा प्रॉब्लम है फॉर लॉन्ग टर्म गोल। आप जो करेक्ट। छोटी-सी प्रॉब्लम 4 महीना, 5 महीना सफरिंग है, पर फॉर योर गुड लाइफ इन फ्यूचर क्योंकि क्यूरेबल कैंसर है, तो वी आर डूइंग सो मच। और दवाएँ होती हैं, जो चेंज करके आप दे सकते हो, जिससे हुँ, हेयर फॉल नहीं हो, जिससे इतनी सारी चेंजेस नहीं हो, पर वो काफ़ी बार इतनी इफेक्टिव नहीं नहीं रहती। होती। तीसरी चीज़ हेयर फॉल ये सब उसको रोकने के लिए भी कूलिंग कैप्स बहुत सारी हुँ, टेक्नोलॉजी है, हुँ, पर ज़्यादातर ये सब यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है कि फॉर ऑल पीपल हर किसी के लिए ये करा जा सकता है, नहीं। का बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी कम होना, उसके लिए अच्छी दवाएँ। हुँ। वॉमिटिंग जो पहले लोग बोलते थे, अब ऐसा नहीं है। इतनी अच्छी वॉमिटिंग मेडिसिन्स हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ड्रिप्स दे रहे हो, तो पहले वीनस एक्सेस ही एक पेन रहता था। हाँ, कितनी बार आप हाँ, पंचर करोगे? हाँ। एक बार ब्लड सैंपल ले रहे हो, एक बार कीमोथेरेपी दे रहे हो, यहाँ अल्सर होना, ब्लैक हुँ, लाइन्स होना। अब उसको मैनेज करने के बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं। आप कीमोपोर्ट, पिक हाँ, लाइन्स ये सब डाल हाँ। सकते हो, जिससे आपके वो 6-7 मंथ्स सीमलेसली निकल जाएँ। निकल जाए। तो टॉक टू योर डॉक्टर। और जो चीज़ ज़रूरी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसे अपने एटीट्यूड को फिक्स कर लें, ये सोच के कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इन चीज़ों राइट, से। शॉर्ट राइट, टर्म करेक्ट। प्रॉब्लम्स यस। सो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि सीए कैंसर ब्रेस्ट अगर हो गया तो ऐसा सोचते थे अब दैट इज़ द डेथ एंड सेंटेंस। ऑफ लाइफ। नाउ हाउ मेनी मंथ्स और हाउ मेनी इयर्स डू आई ट्रू। हैव रिमेनिंग? यस। बट अब हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको कैंसर ब्रेस्ट था और अब 10, 20, 25 साल हो गए वो कैंसर फ्री हैं। सो डू यू रियली थिंक कि अभी कैंसर ब्रेस्ट को एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरह देखना चाहिए? नहीं प्रिया, क्रॉनिक डिजीज़ ऐसे नहीं देखना चाहिए। देखिए क्रॉनिक डिजीज़ कैंसर में बहुत एक सेगमेंट होता है जो क्रॉनिक डिजीज़ हाँ। जैसा देखना चाहिए। ईजीएफआर पॉज़िटिव लंग कैंसर जो हुँ। 10 साल, 8 साल लोग दवाएँ लेते हैं, एल्क पॉज़िटिव, पर ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ क्यूरेबल कैंसर। इट्स हाँ, नॉट लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ के आप पूछते हो कब तक दवा लोगे? हम बोलते हैं लाइफ़ लॉन्ग लाइफ दवा लॉन्ग लेंगे। लेंगे। हाइपरटेंशन लाइफ़ लॉन्ग, पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए लाइफ़ लॉन्ग नहीं लेंगे। हाँ, तो ये क्यूरेबल कैंसर है। कुछ कैंसर्स होते हैं जिसको हमें वी शुड ट्रीट लाइक क्रॉनिक इलनेसेस राइट। कि आप दवा लेते रहो, थिंग्स विल गो वेल। पर इवन स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बहुत ही लंबा सर्वाइवल है। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ ईज़ी टू ट्रीट। इट इट हैज़ टेक्नोलॉजी इतनी फ़ेवरेबल हो गई है कि ईज़ी तरह से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के साथ यू कैन लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट, एंड सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पेशेंट्स आर क्योर्ड। तो उनको बीमारी के बारे में फिर से नहीं देखना पड़ता, करेक्ट। पर फ़ॉलो-अप की ज़रूरत है। बहुत सारे यंग लड़कियों को, महिलाओं को फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट होता है, यानी कि ब्रेस्ट में साइक्लिकली पेन होता है, थोड़ी नोडुलैरिटी फील होती है। तो इससे क्या कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? अ, प्रिया, इसका नाम ही फाइब्रोसिस्टिक चेंज है। हुँ, मतलब इट्स अ नॉर्मल टाइप ऑफ ब्रेस्ट। करेक्ट। गेट योरसेल्फ एग्जामिन, अपने आप को जांच ज़रूर कराइए, ज़रूरत पड़े तो एक अल्ट्रासाउंड कराइए एंड रेगुलरली चेकअप कराइए और मतलब कुछ नहीं। इससे कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता? इसका कैंसर का रिस्क नहीं पड़ता, पर अगर उस जांच के समय कुछ सस्पिशियस हुँ, मिला और वो अगर कुछ एटिपिकल है, तो उसको अलग ढंग से फॉलो करते हैं, पर फाइब्रोसिस्टिक चेंज कैंसर नहीं है और एग्ज़ैक्टली, आगे बनता भी नहीं। राइट। मतलब इससे ना तो कैंसर का रिस्क कम होगा, ना ही घटेगा। जी, तो आपको रूटीन स्क्रीनिंग और अपना सेल्फ एग्ज़ामिनेशन तो करना ही है। बिल्कुल। राइट। आप ऐसे कोई 3 कारण बता सकते हैं क्या जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है ज़्यादा? हमने डिस्कस किया सबसे ज़्यादा तो हार्मोन एक्सपोज़र। हुँ, तो हार्मोन एक्सपोज़र मतलब जल्दी पीरियड स्टार्ट होना, बहुत देर से ख़त्म होना, बहुत लेट चाइल्ड बर्थ होना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना या बहुत कम होना। ये कुछ है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब एक ग्रुप हुँ। में आ गए हार्मोन्स। बट देन लाइफ़स्टाइल जैसे कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ़, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, ये भी कुछ कारण है। एंड देन ऑफ कोर्स हेरिडिटरी फैक्टर्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉज़ेज़। राइट।
व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग कि अगर हम चाहें कि हमारी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हम कम कैसे कर सकते हैं? हुँ, यही उसके सॉल्यूशंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करो, हुँ, फिज़िकली एक्टिव लाइफ़स्टाइल, ओबेसिटी ना होना, आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में, गुड रेंज में रहना और ऐसा नहीं कि बाद में जाके इवन यंग बच्चा छोटे बच्चे को हेक्टिक मतलब कुछ सिवियर एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। मॉडरेट एक्सरसाइज़ेज़ यंग एडल्ट 20 से 40 साल की हुँ, उम्र में मॉडरेट एक्सरसाइज़ेज़ और बाद में भी जाके कुछ तरह से फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली होनी चाहिए 30-40 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है पर कुछ लोग को शायद ज्यादा चाहिए हो किस तरह से भी आप वेट कंट्रोल कर सकते हो ये बॉटम लाइन है अगर अल्कोहल से इफ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल हुँ, वो डेफिनेटली बेटर है नहीं तो मिनिमाइज करो स्मोकिंग का भी कुछ एसोसिएशन है तो ये हम जानते ही हैं ये दोनों एडिक्शंस हर तरह के कैंसर करते हैं काफी तरह के कैंसर करते हैं जितना अवॉइड कर सकते हैं करें फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच डाइट खूब ज्यादा फल और सब्जियां होना कहते हैं 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट फल और सब्जियां लो फिर अगेन ऑफ कोर्स फिजिकल एक्टिविटी इन सबके साथ अपना डाइट का चेंज पैटर्न ही पूरा चेंज करो लो फैट डाइट हुँ, लो कैलोरी डाइट और हो सके तो रेड मीट अवॉइड करो राइट। सो टॉप 3 ऐसे कौन से खाने की चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है? रेड मीट हुँ, का प्रूवन रिस्क है हाई कैलोरी डाइट इन जनरल ज्यादातर वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल फास्ट फूड सॉल्टेड स्पाइस्ड फूड हुँ, ये हुँ, कुछ 3 चीजें हैं जो जनरली अवॉइड कर सकते हैं राइट। आपने बताया 4 से 5 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ये क्या 1 हफ्ते में 1 महीने में कितने बार में खाने हैं? 4 से 5 बार एक दिन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना सो इट साउंड्स प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट बट आई थिंक अगर हम 2 या 3 बार सैलेड खाएँ या 1 या 2 जो सीज़नल फल अगर हम खाएँ, राइट सो प्रैक्टिकली वी आर मीटिंग द गाइडलाइंस राइट और इसमें शायद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे कैंसर रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। राइट बहुत सारी लड़कियों को पीसीओएस होता है। क्या पीसीओएस से भी कैंसर हो सकता है? पीसीओएस से कुछ तरह के कैंसर्स की डिस्कशन है जैसे कि यूट्रस कैंसर ओवेरियन कैंसर थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है और उसका भी संबंध हार्मोन्स एक्सेस हुँ। हार्मोन से है क्योंकि एन ओवुलेटरी साइकिल कैन चेंज योर हार्मोनल प्रोफाइल उसके कारण रिस्क इंक्रीज हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि दे शुड अंडरगो स्क्रीनिंग और यस शायद कॉज़ेशन नहीं मगर कहीं न कहीं कुछ कोरिलेशन है कि यस पीसीओएस की लड़कियों को किसी पर्टिकुलर कैंसर्स का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। जी जब कैंसर होता है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो, तो फर्टिलिटी सबसे लास्ट होती है माइंड पे। ये रहता हम्म है कि हम कैसे भी करके इससे हम्म निकल जाएँ बाहर। ट्रू तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के बाद भी पॉसिबल है कंसीव होना? तो प्रिया जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आजकल मतलब इंडिया में नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर बट हमारा स्पेक्ट्रम ही कैंसर्स का अर्ली है और वो अब हमारे देश में लेट मैरिजेस होती हैं चाइल्ड बेयरिंग लेट होती है हुँ, तो जो 30 to 45 ईयर्स है उस समय कैंसर का भी रिस्क है और हुँ, उसी समय आपका मोस्ट फर्टाइल एग्ज़ैक्टली। पीरियड भी है उसी समय आप चाइल्ड बेयरिंग के बारे हाँ, में सोच रहे हो और काफी बार प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ कैंसर्स हैं वो भी हो सकते हैं तो यस हम लोग हर बच्चा या जो मतलब इवन अ स्मॉल चाइल्ड पीडियाट्रिक कैंसर्स या फिर ग्रोइंग अप यंग एडल्ट इन सब से फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट डिस्कशन होता है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो कि हमारे क्या फर्टिलिटी ऑप्शंस हैं फर्टिलिटी बाद में रिगेन करना एडवाइज्ड है कि नहीं और फर्टिलिटी के लिए अभी हम क्या ऑफर कर सकते हैं हुँ, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम क्या ऑप्शंस दे सकते हैं एक मेल को स्पर्म क्रायोप्रिजर्वेशन एक बहुत ही सिंपल तरीका है एक वुमन अगर मैरिड है तो एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन इज रेकमेंडेड देयर आर टॉक्स अबाउट ओवम एंड ओवरी टिश्यू हुँ, क्रायोप्रिजर्वेशन पर ये मतलब दे आर नॉट वेरी स्टैंडर्ड पर ये हमें ये ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं हो जो भी हम कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है एट दैट पॉइंट इन टाइम ये जरूरी है कि हम मतलब उसकी फर्टिलिटी के ऊपर करेक्ट। ध्यान दें या उनकी डिजीज बहुत एग्रेसिव है अगर एक्यूट ल्यूकीमिया है और मैं एक साइकिल तक वेट हुँ, करूं तो मैं एक बहुत प्रेशियस टाइम लूज कर रही हूँ फिर काफी बार कुछ और भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस रहते हैं कि अगर बस एक ओवरी इन्वॉल्व है जर्म सेल ट्यूमर है तो हम उसको बस हम फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी कर सकते हैं क्या तो हुँ। कुछ मॉडिफिकेशन हम हर यंग एडल्ट को एडवाइस करते हैं कि क्या कर सकते एग्जैक्टली exactly. और अब तो लकीली क्या हो गया है कि हम रैंडम स्टार्ट स्टिमुलेशन करते हैं मतलब जो हैं जी हमारे मन में रहता है कि एग फ्रीजिंग के लिए पीरियड के फर्स्ट डे का वेट राइट करना है ऐसा नहीं है पीरियड के किसी भी दिन हम स्टिमुलेशन करके ट्रू और कुछ एग्स अगर हमें मिलते हैं तो वो हम फ्रीज कर फ्रीज सकते कर हैं डेफिनेटली एग फ्रीजिंग एम्ब्रियो फ्रीजिंग जितना सक्सेसफुल तो नहीं है हम्म एक एग अगर हम फ्रीज करते हैं तो उससे 2 to 5% हमको चांसेस हो सकते हैं या बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें 5 to 6 भी अगर एग्स मिल गए
तो एक अच्छा, रीजनेबल चांस उनको आगे हो सकता है, और राइट। पूरी प्रोसेस हार्डली 10 से 12 दिन, जितना शायद वो अपनी रिपोर्ट का वेट करेगी उतने समय कितनी में देर ये में आ हो जाए? सकता है। तो साथ ही ओवेरियन टिश्यू क्रायोप्रिजर्वेशन भी अब इट हैज बिकम नाउ नॉट एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, या इट्स नाउ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो अब बहुत सारे हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जो फर्टिलिटी फिजिशियंस हैं, हुँ, वो इसमें अब एक्सपर्टाइज ला रहे हैं ओवेरियन अच्छा। टिश्यू क्रायोप्रिजर्वेशन में, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स इसको अडेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग हमेशा वी कोलैबोरेट विद फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एज़ वेल। हमेशा एक रेफ़रेंस देते हैं जिससे कि वो डिस्कशन करें पेशेंट से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। राइट। क्या एक्सरसाइज करने से कैंसर प्रिवेंट हो सकता है? हाँ, अगर बस येस और नो में कहना है तो येस, एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि कैंसर प्रिवेंशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप जो पेशेंट्स देखती हैं उसमें क्या प्रोपोर्शन रहता होगा एक्चुअल एथलीट्स का, या जो लोग ट्रेन करते हैं? प्रिया, कैंसर इज मल्टीफैक्टोरियल। एक अगर स्ट्रेट आंसर क्वेश्चन होता, स्ट्रेट आंसर होता तो वैसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर, एपिजेनेटिक फैक्टर, कोई जेनेटिक म्यूटेशन, फिर कोई एनवायरमेंटल एजेंट जो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा हो, राइट। फिर प्रोटियोमिक्स, मतलब दे आर एंडलेस फैक्टर्स। तो हर चीज़ का कंपोनेंट एकदम डायरेक्टली पता लगाना नहीं बताया जा सकता। पर बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के अराउंड फोकस करती है, और उसमें बहुत प्रोटेक्टिव रोल है। हर तरह के ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोस्टेट कैंसर, बहुत तरह के अदर अलग, हम्म। कोलन कैंसर, इन सब चीज़ों में लो फैट डाइट, लो कैलोरी डाइट, अवॉइडिंग रेड मीट एंड एक्सरसाइज, दे हैव वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। राइट। एक कॉमनली पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं, क्या किसी कलर की ब्रेसियर पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नहीं, ब्रेस्ट से कैंसर नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी के तरफ न जाके हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ जाएं। तो आपके हिसाब से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का क्या रोल है कैंसर में आज की डेट में? तो जो जिस जिस जो ओरिजिन था कीमोथेरेपी और बाकी न्यू थेरेपीज का, वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएस में था। तो उनके पास एक सेंटर था कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेट मेडिसिन का, उसको बोलते हैं काम। तो उस हर चीज़ जो हमने, चाइनीज़ मेडिसिन, यूनानी हम्म। मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, जितना हम लोगों ने नॉर्मली दवाएँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, उतनी ही वो भी पढ़ी गई हैं। और अभी तक जिसका स्ट्रेट आंसर था कि ये इससे डायरेक्टली कोरिलेटेड है, इट हैज़ बिकम स्टैंडर्ड मेडिसिन। हाँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में बहुत पढ़ा है, और अभी तक हमारे पास डायरेक्ट आंसर्स नहीं हैं, इसलिए वो हम लोग यूज़ नहीं करते। जब हमारे पास एक एक प्रॉब्लम है, उसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलेगा, वो यूज़ होगा। तो अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेट मेडिसिन जब तक कुछ खाने की नहीं हो, सब ठीक है। अगर कोई आप प्राणायाम कर रहे हम्म। हो, ब्रीथिंग टेक्निक्स, यू आर डूइंग फिजिकल फिटनेस, ऑल दैट इज़ एक्सेप्टेबल। जब कुछ खा रहे हैं या इंजेक्शंस किसी इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करिए, करेक्ट। क्योंकि कुछ इंटरैक्शंस हो सकते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ मत करिए जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को नहीं पता हो और आप अलग से कर रहे हो। चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे वो सिद्धा मेडिसिन हो, हैव अ डिस्कशन विथ योर डॉक्टर। राइट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो थेरेपीज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू योर बेसिक मेस प्लान जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने बनाया है। एब्सोल्यूटली राइट। और ऑल्टरनेटिव इज, मेनी टाइम्स पेशेंट्स आर वेरी डेस्परेट। यस, कुछ ऐसे सेंटर्स बन गए हैं जो क्लेम करते हैं हम स्टेज 4 कैंसर को क्योर करते हैं, कुछ काउ डंग थेरेपी से करते हैं। एब्सोल्यूटली। सो आई थिंक पेशेंट्स हैव टू बी वेरी रैशनल। या हमारे पास जो साइंटिफिक डेटा है उसको डिस्कस करें। जैसा आपने बताया कि ऑन्कोलॉजी शायद ऐसा फील्ड है जहाँ सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, ऑन्कोलॉजी और इनफर्टिलिटी, क्योंकि दोनों में ही रिजल्ट जो है वो ट्रू, 100% नहीं होता है। ट्रू। तो इसमें ऑल ऑफ अस हैव टू बी साइंटिफिक, अंडरस्टैंड योर डिजीज। कैंसर जो मुझे लगा डॉक्टर नीति से डिस्कस करने में, एक डिजीज नहीं है। इवन ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम एक टर्म देते हैं। तो अब जो ट्रीटमेंट का जमाना है वो है प्रिसिजन कीमोथेरेपी का। पहले जैसे हम एक मॉल में जाके स्मॉल मीडियम लार्ज, इसमें से जो हमें नियरेस्ट फिट होता था वो कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट हमको चलता था। अब किसी भी 2 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्लान एक जैसा नहीं हो सकता। अब वो बहुत क्लोज़ली टेलर्ड होता है आपकी कंडीशन के बारे में, को मद्देनज़र रख के, कौन-सा जेनेटिक म्यूटेशन है, रिसेप्टर पॉज़िटिविटी क्या है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो एक्सपर्ट ही डिसाइड कर सकते हैं। तो अपने एक्सपर्ट को बहुत ध्यान से चूज़ करिए, अपने डिज़ीज़ को अधिक से अधिक जानिए, और जहाँ तक पॉसिबल है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि अगर 16 में से 1 महिला को ये बीमारी होने वाली हो, तो हमारे जानने-पहचानने वाले ही कितने ऐसे होंगे जो इस जानकारी से बेनिफिट हो सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आप आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर करी। इन द एंड क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो सारी महिलाएँ आज इसे देख रही हैं? तो सब
बी विजिलेंट अबाउट योर हेल्थ। हर किसी को एक कदम डॉक्टर की तरफ एटलीस्ट वंस लेना है, अपने रिस्क को असेस करना है कि मैं हाई रिस्क में हूँ, स्टैंडर्ड रिस्क में हूँ। एक रूटीन चेकअप वंस अ ईयर इज ऑल यू नीड। राइट, दैट्स व्हाट यू शुड डू। राइट। सो योर डॉक्टर इज़ योर फ्रेंड। कभी भी मुसीबत आ जाए उसके बाद तो आप डॉक्टर के पास जाते ही हैं, बट प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब भी एक बार डॉक्टर से मिलने ज़रूर जाएँ, क्योंकि लक्षण जब तक आते हैं तब तक कई बार देर बहुत हो चुकी रहती है। जितना जल्दी ये बीमारी डायग्नोज़ होगी, उतनी ही जल्दी ये क्योर होगी। और आज के इस कन्वर्सेशन से आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट इज़ अ क्यूरेबल डिज़ीज़, और इसके ऑप्शंस जो है वो हर शहर में अब बहुत ईज़िली उपलब्ध हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ये जो जानकारी है, ये बहुत से लोगों तक पहुँचे, और क्या पता किसी की लाइफ़ शायद ये पॉडकास्ट सुन के चेंज हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स सो मच।